हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाइड योर इंग्लिश शूटर पे। आज 2 अक्टूबर की क्लास को शुरू करेंगे द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। विक्ट्री फॉर द वीक इसका टाइटल है। देखिए, वैसे तो ये आर्टिकल लिखा गया है कानून की बड़ाई करने के लिए कि कानून जो है देर सवेर आपको इंसाफ दिलाई देता है, लेकिन जो इंसाफ इस आर्टिकल में कानून ने दिलवाया है वो इंसाफ 30 सालों बाद आया है। तो थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल आर्टिकल है ये। इंसाफ मिला लेकिन 30 साल बाद मिला। अब जिसको मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, आर्टिकल में आप देखेंगे। शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अपने क्विज को देखें। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में इस क्विज को सॉल्व करना है अपने को। मन से क्लास को लो, सब चीज़ों को सीखो ताकि 8 आउट ऑफ 8 अपने को मार्क्स मिले एट द एंड ऑफ द क्लास। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी विक्ट्री फॉर द वीक। देखिए, विक्ट्री का मतलब होता है जीत। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है ट्रायम्फ, है ना। विक्ट्री, ट्रायम्फ या जीत। और वीक का मतलब है कमज़ोर। द प्लस में वीक लगाने से हमने कॉमन प्लूरल नाउन बनाया है। इसका मतलब हुआ सभी के सभी कमज़ोर लोग, द वीक। कह रहा है जीत मिली है कमज़ोर लोगों को, विक्ट्री फॉर द वीक। और बात किसकी कर रहा है? ऑन जस्टिस एंड वचाती वर्डिक्ट। बात हो रही है न्याय की, जो है इंसाफ की, जस्टिस की, और वचाती डिस्ट्रिक्ट जो है वर्डिक्ट की। वचाती का जो मामला था, इस पे जो अभी अभी फैसला आया है, वर्डिक्ट आया है। वर्डिक्ट आप समझते हैं, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। कोर्ट के फैसले, ऑर्डर, रूलिंग के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। द वीक आपने देख लिया, कॉमन प्लूरल नाउन है। पूरी क्लास को बताने वाला नाउन होता है द प्लस में एडजेक्टिव। जैसे द प्लस में पुअर लगाया तो सभी गरीब लोग, द प्लस में रिच लगाया तो सभी रिच लोग, द प्लस में वीक लगाया तो सभी पावरलेस या कमज़ोर लोग, है ना। द वाइज मतलब सभी बुद्धिमान लोग, द फूल मतलब सभी बेवकूफ़ लोग, है ना। इस तरीके से इस वर्ड को या इस फ्रेज़ को आप याद रख सकते हैं। ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, वीक के बाद में, रिच के बाद में, पुअर के बाद में, इस एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपने द पुअर लिखा है तो मतलब सभी पुअर लोग। लेकिन अगर आपने द पुअर मैन लिखा है तो फिर ये एक मैन की बात कर रहा है, गरीब आदमी की बात कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना। नाउन नहीं होगा एडजेक्टिव के आगे तभी ये कॉमन प्लूरल नाउन बनाएगा। अगर नाउन रखा होगा तो फिर कॉमन प्लूरल नाउन का फॉर्मूला यहाँ नहीं बैठेगा। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी द वजाती जजमेंट ब्रिंग्स टू अ जस्ट क्लोजर द फाइट ऑफ ए ट्राइबल पीपल। कह रहा है जो वजाती जजमेंट है वो ब्रिंग करता है एक जस्ट क्लोजर को। क्लोजर मतलब समापन, किसी चीज़ का अंत, कंक्लूजन। और जस्ट का मतलब होता है जी निष्पक्ष, सही, एप्रोप्रिएट। तो वचाती की जो फैसला है वो एक एप्रोप्रिएट समापन को, क्लोजर को या कंक्लूजन को लेकर के आता है। और किसको? ये कंक्लूजन है उस फाइट का, उस जंग का, जो है एक ट्राइबल पीपल की, आदिवासी लोगों की। आई बात समझ में। जजमेंट आपका सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स इसकी वर्ब है। जजमेंट ब्रिंग्स टू अ जस्ट क्लोजर। जस्ट में जजमेंट जो है ब्रिंग करती है एक जस्ट क्लोजर को, या ब्रिंग करके ले जाती है जस्ट क्लोजर की तरफ, इस फाइट को, इस जंग को। चलिए, जस्ट आपने देख लिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर पीपल के आगे ट्राइबल लिखा है और ट्राइबल के आगे अ लिखा है। अ ट्राइबल मैन सही है, अ ट्राइबल वुमन भी सही है, लेकिन अ ट्राइबल पीपल कैसे सही हो गया? तो एक्चुअल में तो ये मुझे फॉर्मूला पूरा ऐड करना चाहिए था यहाँ, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। फटाफट से मैं आपके सामने लिख देता हूँ। चलिए, कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख दिया है। देखिए, पीपल हमेशा प्लूरल होता है। पीपल का मतलब होता है कई सारे लोग, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल एडजेक्टिव लेगा। लेकिन अ पीपल नाम का जो फ्रेज अंग्रेजी में अ पीपल, ये कहता है जी अ टाइप ऑफ पीपल। अगर आपको अ टाइप ऑफ पीपल लिखना है, एक प्रकार के लोग लिखना है, तो आप अ पीपल लिख करके भी अपना काम चला सकते हैं। जैसे द रशियंस आर अ ब्रेव पीपल। इस सेंटेंस का सिंपल सा मतलब ये है, द रशियंस आर अ ब्रेव टाइप ऑफ पीपल या काइंड ऑफ पीपल। ठीक है। तो ये टाइप ऑफ और काइंड ऑफ जो है अ पीपल के बीच में हिडन होता है, उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो आना चाहिए। इसलिए अ पीपल जो है ये फ्रेज बिल्कुल सही होता है, क्योंकि अ जो है ना वो टाइप या काइंड से जुड़ा हुआ है, पीपल से नहीं जुड़ा हुआ। वैसे ही जर्मन्स आर कंसीडर्ड अ रूड पीपल। जर्मनी वाले लोगों को बहुत रूड माना जाता है, कंसीडर किया जाता है रूड पीपल। तो वो अ रूड पीपल नहीं है, एक्चुअल में वो अ रूड टाइप और काइंड ऑफ
पीपल। चलिए, ये बीच वाला जो पोर्शन मैंने ब्रैकेट में लिखा है और अंडरलाइन किया है, ये हिडन है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो जजमेंट है ये फाइट को ख़त्म करता है अ ट्राइबल टाइप ऑफ पीपल की, है ना, खास ट्राइबल जो किस्म है कोई तमिलनाडु के किसी जंगल में किसी गांव में, उन लोगों की जो फाइट है उसको जस्टिफाई करता है। बढ़े आगे। चलिए, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। एक लाइक और एक शेयर क्लास को दे दिया करो बिना कहे। चलिए, इन क्लासेस के साथ में अगर आपको एडिशनल बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी अपनी ऐप को, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। जैसे कि राइटिंग का कोर्स है, जनरल कोर्स है जहाँ बेसिक्स टू एडवांस्ड आपको राइटिंग सिखाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। कोर्स के प्राइस पे थोड़ा इंक्रीज़ आने वाला है। इंक्रीज़ आने से पहले आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा, अभी लॉन्च हुआ है 1.5-2 महीना पहले, जिसमें आपको यूपीएससी के हर आस्पेक्ट को इंग्लिश में हैंडल करना सिखाया जा रहा है। चाहे वो फिर एसे हो, प्रेसी हो, सीसेट हो, आंसर राइटिंग हो, कंपलसरी पेपर हो, वोकैब या ग्रामर हो। मेंटोरशिप भी अवेलेबल है इस कोर्स में। विद मेंटोरशिप या विदाउट मेंटोरशिप इस कोर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही आपको एसएससी बैंक के कोर्स भी मिल जाएंगे। ये नंबर है व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। एसएससी बैंक के कोर्सेज में कंटेंट को अपडेट किया जा रहा है। इस साल के मेंस एग्जाम्स का फ़ायदा इन कोर्स के जरिए उठा पाएंगे। और ये है अपनी आज की वोकैब शीट, विक्ट्री फॉर द वीक। 5 वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे, जो भी कर लें। पहला है जी पैराडाइम। पैराडाइम जो है ना नाउन, इसके 2 मीनिंग्स हैं। एक तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और दूसरा अ सिस्टम या अरेंजमेंट। सिस्टम को भी पैराडाइम बोलते हैं और किसी चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल को भी पैराडाइम बोल सकते हैं। दोनों ही तरीके से वर्ड आपको यूज़ करके दिखाते हैं। इंडिया इज़ अ पैराडाइम ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टेबल डेमोक्रेसी का। अब दूसरा वाला मीनिंग देखो, एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन जो है वो बदल सकती है सामाजिक ढांचे को, सिस्टम को, अरेंजमेंट को किसी भी कंट्री के। तो सिंगल वर्ड 2 तरीके से यूज़ होता है। अब पैराडाइम से बनता है कोलोकेशनल फ्रेज पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का जो मीनिंग है ना वो होता है सिस्टम में बदलाव, बहुत ही बड़ा बदलाव जिसमें आप ढांचा ही बदल दें, वो कहलाता है पैराडाइम शिफ्ट। तो क्लियरली सेकंड वाला जो मीनिंग है वो पैराडाइम शिफ्ट नाम के फ्रेज में यूज़ होता है और इस फ्रेज को आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। समझ गए? पैराडाइम शिफ्ट, ढांचे में बड़ा बदलाव। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारे सिनोनिम्स हैं पैराडाइम के और ख़ास करके पहले वाले मीनिंग के, परफेक्ट एग्जाम्पल के। प्रोटोटाइप, एपिटमी, पैरागॉन, एग्जाम्पलर, प्रेसिडेंट, है ना। अगला वर्ड अपने पास जूरिस्प्रूडेंस। देख करके वर्ड समझ नहीं आएगा डिक्शनरी में, आप कितना भी याद कर लो इसको। तरीका समझने का सिंपल है कि इस वर्ड को ब्रेक करो जूरिस और प्रूडेंस से। प्रूडेंस का मतलब है समझदारी, जूरिस का मतलब है जज या जूरी, है ना, जो फैसला दे। तो जूरिस्प्रूडेंस होगी जज की समझदारी। और जज की समझदारी क्या होती है? जब जज साहब किसी मामले के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं कि जब भी ऐसा मामला आएगा तो मुझे ऐसे मामले को इस कसौटी पे तोलना और इस तरह का मुझे वर्डिक्ट देना है। उस सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। समझ गए? मान लीजिए किसी आदमी को पुलिस वाले ने अटैक किया है, किसी सिटीजन को, और वो कोर्ट में गया। कोर्ट ने पाया कि हाँ, पुलिस वाले ने जानबूझ करके इस आदमी को पावर का मिसयूज़ करके अटैक किया है और कोर्ट ने पुलिस वाले की वर्दी उतार ली, है ना, उसकी सस्पेंशन कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया या 2 महीने की सज़ा दे दी। तो अब ये जूरिस्प्रूडेंस बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम इस कोर्ट से 1000 किलोमीटर दूर कोई और कोर्ट में जब ये फैसला होगा, जब ऐसा केस आएगा, तो वो कोर्ट इस सेट ऑफ रूल्स को निकालेगी ऑनलाइन या पढ़ेगी और फिर कुछ ऐसा ही फैसला देगी, क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट बन चुका है कि जब जब पुलिस वाला किसी पे हाथ उठाए तो पुलिस वाले को डिसमिस करना है और उसकी 2 महीने की सज़ा उसको देनी है। समझ गए? तो हर मामले के लिए कोर्ट के पास एक जूरिस्प्रूडेंस रहता है। इस वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। थोड़ा डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ मैं, इन वर्ड्स को ऑन करना सीखो। मैंने बता दिया या आपने कहीं पढ़ लिया, ऐसे नहीं, इनका मीनिंग आपको सही मायनों में आना चाहिए। द फेमस केस ऑफ शायरा बानो हैज़ एस्टैब्लिश्ड जूरिस्प्रूडेंस फॉर डीलिंग विद द केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक। शायरा बानो का जो फेमस केस है, शायद 1985-86 का है, इसने जूरिस्प्रूडेंस को या सेट ऑफ रूल्स को इस्टेब्लिश कर दिया है ताकि ट्रिपल तलाक के केसेस जो इंडिया में हुआ करते थे उनसे कैसे डील विद किया जाए, कैसे निपटा जाए। चलिए, इसको लीगल फिलॉसफी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है कॉन्डुइट। पहले तो बोलना सीखो इसको, कॉन्डुइट। कॉन्डुइट का मतलब होता है साधन, जरिया या
पाइप, पाइप जैसे आपके पानी घर में आता है पाइप से, तो म्यूनसिपालिटी का पानी और आपका घर का जो टैंक है उसके बीच में कॉन्डुइट है, वो पाइप, एस्ट्रल वाला पाइप। समझ पा रहे हैं? और वैसे ही जब भी कोई काम को करने का कोई जरिया आप ढूंढ लेते हैं तो वो भी आपका कॉन्डुइट बन जाता है, अ पैसेज या वे टू डू समथिंग। ठीक है ना? वो पाइप भी तो जरिया है पानी का आपके घर तक आने का। टेररिस्ट यूज पीओके एज अ कॉन्डोइट फॉर टेरर एक्टिविटीज़। टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक कॉन्डोइट की तरह यूज़ करते हैं, पाइपलाइन की तरह यूज़ करते हैं, जरिए या साधन की तरह यूज़ करते हैं टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, दहशतगर्द की कामों के लिए। समझ गए? चलिए, अच्छा वर्ड है ये, पाइपों से मत जोड़ के रखना, किसी भी चीज़ का जरिया जब आप बनते हैं तो कॉन्डुइट बन जाते हैं। अगला वर्ड है इम्प्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है जी इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट। और कौन सी पनिशमेंट? किसी काम को, जो गलत काम है उसको करने से पहले ही आपको जो मिल जाए। फ्रीडम या एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट इवन बिफोर ए क्राइम इज कमिटेड। समझ पा रहे हैं? आपको पहले से ही पता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करने पे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, तो आप में इम्प्यूनिटी आ गई है या आपको इम्प्यूनिटी मिल गई है। कुछ लोगों को ऐसी इम्प्यूनिटी मिल जाती है पावर का, जो मिसयूज़ करते हैं। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। क्रिमिनल जो है पुलिस वालों को पैसे देते हैं, ब्राइब देते हैं, ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिले, उनको फ्रीडम या एग्जाम्पशन मिले कानून के खिलाफ, गलत काम करें और उससे उनको उनको जो है सज़ा ना मिले। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना आज का, इंस्ट्रूमेंटल। आप सभी को ये वर्ड अच्छे से आता होगा। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जी? एक उपकरण, इक्विपमेंट, जिससे आप किसी काम को कर सकें। जैसे कि इंची टेप से आप लेंथ को नापते हैं, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट से बना है इंस्ट्रूमेंटल। हर वो जो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के लिए हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो, जैसे थर्मामीटर तापमान को नापने के लिए या इंची टेप डिस्टेंस को नापने के लिए, वो चीज़ इंस्ट्रूमेंटल कहलाएगी, हेल्पफुल या सपोर्टिव इन फुलफिलिंग अ पर्पस। भगत सिंह हैड अ इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत हेल्पफुल और सपोर्टिव रोल था भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना? इसको पिविटल भी बोलते हैं, असिस्टिंग भी बोलते हैं, कंड्यूसिव भी बोलते हैं। आज आप पिविटल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वोकैब काफ़ी हैवी है आज की, कभी कभी ऐसी वोकैब आती है, भरपूर फ़ायदा लिया करो। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। ये पक्षी गूंज रहे हैं आसपास, चहचहा रहे हैं ना, शायद डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इनको तो चुप भी नहीं करवा सकते। चलो, समरी ये है, 1992 में एक इनफेमस केस हुआ। तमिलनाडु की पुलिस और वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एक गांव में गए जो बिल्कुल ट्राइबल्स का गांव था, और वहाँ जाकर के उन्होंने ये कहा कि आप लोग वीरप्पन को, हालांकि वीरप्पन का नाम नहीं है इस आर्टिकल में, लेकिन कहानी यही है कि आप लोग वीरप्पन को पनाह देते हो अपने गांव में, और आप लोग वीरप्पन की चंदन की चोरी में, स्मगलिंग में शामिल हो। तो इस बहाने इस गांव में गए और इन्होंने 3 दिन तक खूब उत्पात मचाया। 1992 में इंटरनेट नहीं था, लोगों को पता ही नहीं लगा क्या हुआ। 3 दिन तक इन पुलिस वालों और ट्राइबल वालों ने, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स ने गांव वालों को पीटा, बच्चों को पीटा, औरतों को रेप किया। तो ये सब घटनाएं की, उनके घर तोड़ दिए, फोड़ दिए, जला दिए। ये मामला जो है ना, केस जो है कोर्ट में गया, और 2011 में कोर्ट ने लगभग 217 पुलिस वालों को सजाएं सुनाई। 269 पुलिस वाले थे, लेकिन 1992 से 2011 तक आधे जो है, समझ रहे हो ना कितने, 50 के करीब जो मर गए, तो बाकी बचे 217 को कोर्ट ने सज़ा सुनाई। लेकिन तमिलनाडु की सरकार आज भी इन लोगों का सपोर्ट कर रही है, इन पुलिस वालों के लिए केस लड़ रही है कोर्ट में, और अल्टीमेटली 2023 में तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने इन सभी लोगों की सज़ा को बहाल किया है, और सरकार को भी लताड़ लगाई है कि ऐसे गंदे काम में आपने इनका साथ क्यों दिया। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि 30 साल बाद मिला ही सही, लेकिन इंसाफ तो मिला। कानून के दरवाजे में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। वेलकमिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, कानून की, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बड़ाई कर रहा है। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। 30 साल बहुत बड़ा वक्त है, इस चीज़ को भी समझ करके इस आर्टिकल को आप, है ना, पढ़ने की कोशिश करना। अ ट्राइबल कम्युनिटी इन तमिलनाडु दैट विटनेस्ड स्टेट लेड ब्रूटैलिटी 3 decades ago has just won a battle that reinforces faith in the democratic process। कह रहा है जी, एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल समझ गए ना, एक आबादी थी, और कहाँ पे? तमिलनाडु में। जिसने विटनेस किया, जिसने गवाही दी, या जो गवाह बनी, या जिसने देखा स्टेट लेड ब्रूटैलिटी को, ऐसी ब्रूटैलिटी को, ऐसी बर्बरता को, हिंसकता को जो स्टेट लेड है, जिसमें स्टेट जो है तमिलनाडु का जो राज्य है वो खुद ही मिला हुआ था। और कब?
30 साल पहले, 3 डेकेड्स अगो। कह रहा हुआ क्या? कह रहा है इस कम्युनिटी ने अभी अभी जीता है, हैज़ जस्ट वन। और किसको जीता है? एक जंग को, एक बैटल को। और ये वही जीत है, ये जंग में वही बैटल में वही विन है जो रीइंफोर्स करती है और मजबूत बनाती है हमारे भरोसे को, यकीन को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोकतांत्रिक प्रोसेस में, और किस में? द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, हमारी न्यायपालिका में। समझ में आ गया सेंटेंस? कम्युनिटी की वर्ब है हैज़ वन, कम्युनिटी हैज़ वन द बैटल। दैट आया कम्युनिटी के लिए, दैट की वर्ब विटनेस्ड, इसी कम्युनिटी ने विटनेस किया था। ब्रूटैलिटी का मतलब आप समझते हैं, हिंसकपना, वायलेंस, बर्बरता। सही वर्ड क्या है इसके लिए? क्रूअल्टी, है ना, इनह्यूमैनिटी है क्रूअल्टी। स्टेट लेड मतलब ये ब्रूटैलिटी जो है स्टेट की अगुवाई में हुई है, चीफ मिनिस्टर तक इस ब्रूटैलिटी में मिली हुई थी, फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस वाले, सब के सब इस ब्रूटैलिटी का पार्ट थे। इनको लगा हम रेप कर देंगे और निकल जाएंगे गांव में से, इन ट्राइबल को कौन पूछता है ना। तो ऐसा एक जो है पूरा मामला था। दैट जो है ना, दैट की वो है रीइंफोर्सेस, दैट आया विन के लिए। रीइंफोर्स करना, किसी चीज़ को फिर से इन्फोर्स करना, भरोसे को और ज़्यादा कायम करना, स्ट्रेंथन करना। बढ़ेंगे आगे। कह रहे दिस विक्ट्री ऑन September 29 एट द मद्रास हाई कोर्ट सिग्नल्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। कह रहा है ये जो विक्ट्री है सितंबर 29 की, और कहाँ पे? मद्रास हाई कोर्ट में, आज से 4 दिन पहले की। ये विक्ट्री सिग्नल करती है, इशारा करती है ढांचागत बदलाव को, पैराडाइम शिफ्ट को। और किस में? भारत की ज्यूरिस्प्रूडेंस में किसी भी मामले को लेकर के जो सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस उसको बोलते हैं। तो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत बड़े बदलाव को इंडिकेट करती है, सिग्नल करती है। अच्छा, क्यों करती है भाई ऐसा? ये वो ऐसा इसलिए करती है, फॉर इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ कम्युनिटी ऑफ 655 आदिवासीज डिफीटेड द कलेक्टिव माइट ऑफ द स्टेट। कह रहे हैं वो इसलिए, फॉर का मतलब है क्योंकि, यहाँ फॉर जो है ना एक कंजंक्शन का काम कर रही है, कोमा लगा हुआ है इससे पहले। कह रहे हैं क्योंकि, फॉर या बिकॉज, ये पहली दफ़ा है कि कम्युनिटी जो है 655 या 655 आदिवासियों की, इसने डिफीट कर दिया मिली जुली ताकत को, पूरी स्टेट की, पूरे राज्य की। तो पूरा राज्य इन आदिवासियों के खिलाफ था, सारा सरकारी तंत्र इन आदिवासियों के खिलाफ केस लड़ रहा था, लेकिन 30 साल बाद भी राज्य को हरा करके इन आदिवासियों के बैटल को एक इंसाफ मिला है। और 217 पुलिस वालों को, फॉरेस्ट रेंज के जो है रेंजर्स को 1 साल से 10 साल के बीच की सजाएं मिली हैं, है ना। विक्ट्री की वर्ब है सिग्नल्स, कम्युनिटी की वर्ब है डिफीटेड, इट की वर्ब है इज। फॉर का मतलब है यहाँ पे बिकॉज, मैंने आपको बताया ना, फॉर का मतलब होता है के लिए जब ये प्रेपोजिशन हो, और बिकॉज जब ये कंजंक्शन हो। तो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ये एक इंडिकेशन होता है, कॉमा के बाद फॉर आ जाए तो वो कंजंक्शन यानी बिकॉज वाला काम करता है। चलिए, कलेक्टिव माइट मतलब मिली जुली ताकत, माइट मतलब पावर। कह रहे द पीवर ऑफ वचाथी इन तमिलनाडु's धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट हु फॉर जनरेशन लिव्ड इन इडलिक फुट हिल्स ऑफ चितेरी इन द ईस्टर्न घाट्स हैड देयर लाइव्स ऑल्टर्ड ऑन June 20, 1992। कह रहे जो लोग हैं वचाती के, तमिलनाडु के धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कई जनरेशन से रहे हैं इडलिक फुट हिल्स में। इडलिक का मतलब होता है शांत और सुंदर, पीसफुल और सीरीन, और फुट हिल्स मतलब हिल्स के फुट यानी पहाड़ों के, जो समझ गए ना, जहाँ पहाड़ शुरू होते हैं, पहाड़ों के एकदम पैरों के पास रहते हैं फुट हिल्स में। और ये फुट हिल्स है चितेरी नाम के पहाड़ के, या इस पर्वत रेंज के, माउंटेन रेंज के ईस्टर्न घाट्स में। कह रहे जी ये जो लोग हैं ना, सीधे साधे लोग, जो पहाड़ों के पास रहने वाले शांत लोग, इनकी ज़िंदगियाँ बदल गई। दे हैड देयर लाइव्स ऑल्टर्ड ऑन June 22, 1992। हैड यहाँ पे किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने की बात कर रहा है पॉजिटिव फॉर्म में। वी हैड ए ग्रेट टाइम, हमने एक बहुत अच्छा वक्त देखा, है ना। तो इस तरीके से दे हैड देयर लाइव्स ऑल्टर्ड, उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगियों को बदलते हुए पॉजिटिव फॉर्म में। चलिए, पीपल की वर्ब है हैड, हु की वर्ब है लिव्ड, इडलिक मैंने आपको बता दिया, शांत और सुंदर, जहाँ पे एकदम पीस हो, ब्यूटी हो, एकदम पहाड़ हो, ग्रीनरी हो, ऐसे फुट हिल्स में लोग रहते हैं। ऑल्टर होना, किसी चीज़ का बदल जाना। पॉजिटिव वर्ब लगी हुई है हैड, इसलिए वर्ब के बाद में पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। पॉजिटिव वर्ब्स तो आज मैं करवा नहीं रहा हूँ, पहले कई बार हो चुकी हैं, तो अपने नोट्स निकाल दो, मेक, हैव और गेट एक्टिव और पैसिव में कैसे काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ें। कह रहे जी पुलिस, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स 269 इन नंबर डिसेंडेड अपॉन द विलेज एंड अक्यूज द विलेजर्स ऑफ होर्डिंग इलीगली फेल्ड सैंडलवुड। कह रहे जी जो पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे,
ये सभी जो लोग थे, जो 269 थे संख्या में, नंबर्स में, ये डिसेंड अपॉन किए विलेज पे। डिसेंड अपॉन करना यानी आम भाषा में बोलूँ, देसी भाषा में तो टूट पड़ना, है ना, नीचे टूट पड़ना। तो ये टूट पड़े इस गांव पे और इन्होंने अक्यूज़ कर दिया विलेजर्स को, इन्होंने आरोप लगा दिया गांव वालों पे कि ये होर्ड कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं इलीगली फेल्ड सैंडलवुड को, ऐसी सैंडलवुड को, चंदन को, जो गलत तरीके से फेल की गई है या जिसको गिराया गया है। ये फेल वर्ब है, अभी दिखाएंगे इस वर्ब का कनेक्शन क्या है, ग्रामर कॉन्सेप्ट है इस पर। तो इस तरीके से इन्होंने अक्यूज़ किया कि आपने इलीगली फेल्ड सैंडलवुड जो है, गलत तरीके से काटी गई चंदन की जो लकड़ी है, गांव में जमा करके रखी है। और दूसरा क्या एक्यूजिशन था, अलाउइंग ए कॉन्डोइट टू स्मगलिंग, इन्होंने अलाउ किया है एक जरिए को, कॉन्डोइट को, साधन को स्मगलिंग के लिए। तो ये इनका सबका जो है एक्यूजिशन था। इन सभी की वर्ब है डिसेंडेड अपॉन, डिसेंड अपॉन करना, टूट पड़ना, जैसा कि आपको मैंने बताया। दूसरी वर्ब है अक्यूज्ड, दे अक्यूज द विलेजर्स ऑफ समथिंग। अक्यूज के बाद में ऑफ लगा के बताएं जिस चीज़ के लिए अक्यूज़ किया जा रहा है। तो दो चीज़ों के लिए किया गया है, अक्यूज्ड ऑफ होर्डिंग एंड अक्यूज्ड ऑफ अलाउइंग। स्ट्रक्चर पूरी बनी हुई है एकदम, समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है। हर वर्ड को अगर पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे बनी हुई है। सैंडलवुड मैंने आपको बताया चंदन को बोलते हैं, चंदन की लकड़ी को बोलते हैं। फेल्ड यहाँ पे मतलब है गिराई गई, ठीक है, गिराई गई। फेल्ड जो है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव। इस कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे, एक बार थोड़ा सा ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा कर ले, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ ये फेल बना कैसे है। कह रहे जी, फॉर द नेक्स्ट 3 days द विलेजर्स, विमेन, द एल्डरली एंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड वर बीटन अप। अगले 3 दिनों तक गांव वाले, औरतें, द एल्डरली यानी बुजुर्ग लोग, और बच्चे जो जिसमें शामिल थे, सारे के सारे लोग जो है ना मारे पीटे गए, इनकी पिटाई की गई, धुलाई की गई। देयर होम्स डिस्ट्रॉयड, उनके घरों को डिस्ट्रॉय किया गया। वेल्स पॉइजनड, कुओं में जहर डाल दिया गया। एंड 18 वीमेन इंक्लूडिंग ए गर्ल रेप्ड, 18 औरतें जिसमें एक बच्ची शामिल थी उनको रेप किया गया। विलेजर्स की वर्ब है वर बीटन अप, और ये जो विलेजर्स है ना इनमें वीमेन शामिल है, एल्डरली शामिल है और बच्चे शामिल हैं, है ना। तो वीमेन, एल्डरली, चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट में शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं। सब्जेक्ट तो आपका है विलेजर्स, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं इसको कलर दे दूँ। हाँ, वर बीटन अप ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, वर हेल्पिंग वर्ब है, बीटन अप मारा पिटा गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। और यही पैसिव वॉइस जो है आगे हर फ्रेज में या हर क्लोज में चल रहा है। जैसे होम्स वर डिस्ट्रॉयड, वेल्स वर पॉइजनड, वेल्स मतलब कुएँ, पॉइजन मतलब जहर दे देना, कुएँ को खराब कर देना। विमेन वर रेप्ड। अब ये वर बार बार लिखा नहीं गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब एक बार आ जाए और आगे वही रिपीट होनी हो तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो वर बीटन अप लिख दिया, फिर इसके बाद यहाँ वर छोड़ दिया, यहाँ भी वर छोड़ दिया, और यहाँ भी वर को ओमिट कर दिया। स्ट्रक्चर समझ आ गई ना पूरी। एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग लोग, ये कॉन्सेप्ट आपको 2 दिन पहले करवाया था। ओल्डर, एल्डर और एल्डरली में क्या फ़र्क होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को देख लेना, आज आपका फिर से रिपीट हो जाना चाहिए। द एल्डरली लगाया गया है तो सभी बुजुर्ग लोगों की बात हो रही है। द प्लस में एडजेक्टिव, कॉमन प्लूरल नाउन। कह रहा ऑल दिस हैपेंड अंडर द वॉच ऑफ जयललिता हु वॉज द चीफ मिनिस्टर। कह रहा है ये सारी हैवानियत जो हुई है जयललिता की वॉच के अंडर हुई है, उनकी निगरानी में हुई है, जो उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी, तमिलनाडु की सीएम थी। चलिए अब आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे, फॉल और फेल का। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। 2 वर्ब्स अंग्रेजी में, फॉल और फेल। फॉल का मतलब है गिरना, फेल का मतलब है गिराना, गिराना, गिरना नहीं, गिराना। फॉल फेल में दिक्कत ये है कि जो फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल और इसकी फर्स्ट फॉर्म है फेल, ये एक जैसी हैं। तो आपको एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, इसकी सेकंड फॉर्म लगाऊं या इसकी सेकंड फॉर्म लगाऊं या इसकी सेकंड फॉर्म लगाऊं, क्योंकि इसका फर्स्ट और इसका सेकंड सेम है। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड और फेल्ट। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने पास ट्रिक क्या है, कहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी। तो आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना, और मीनिंग निकाल के देखना है गिरने की बात हो रही है, गिराने की बात हो रही है। जैसे मैं चलता चलता गिर गया तो आई फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म आई फेल, मैं गिर गया। और मैंने किसी को गिरा दिया, मैंने किसी को मार पीट के गिरा दिया, मैंने किसी पेड़ को गिरा दिया, तो आई फेल्ड अ ट्री, आई फेल्ड समबडी, जिसको गिराया मैंने उसको फेल्ड किया। समझ पा रहे हैं, गिर जाना और गिरा देना। तो मीनिंग से आप जाएंगे और सही वर्ब को चूज करेंगे, जो भी फॉर्म लगानी है उसी वर्ब की लगाएंगे। दूसरी ट्रिक क्या है जी, ट्रिक ये है कि फेल वर्ब जो है इसमें किसी को गिराते हैं, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट होगा आई फेल्ड अ ट्री, मैंने एक पेड़ को गिराया। लेकिन फॉल वर्ब में आप खुद गिरते हैं तो आप खुद ही सब्जेक्ट और खुद ही ऑब्जेक्ट है,
इसलिए इस फॉल वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। यू कैन फॉल, आप गिर सकते हैं, यू कैन फॉल, फॉल वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फेल वर्ब का ऑब्जेक्ट भी एक्टिव में ही होगा, पैसिव में तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, पैसिव वॉइस में तो वर्ब कभी ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है। तो वहाँ पे ये ट्रिक जो है ना, इसके भरोसे मत रह जाना। चलो अब क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जो आप एसएससी बैंक में प्रीलिम्स मेंस में देखोगे, देखते आए हो। द बॉक्सर फेल हिज ओपोनेंट विद अ सिंगल ब्लो। बॉक्सर ने अपने ओपोनेंट को एक घूंसे में गिरा दिया। ठीक है, यह बॉक्सर अपने ओपोनेंट से एक घूंसे में गिर गया, ऐसा है क्या? अगर गिर गया तो फिर ओपोनेंट की कहाँ से बात आई भाई? यहाँ पे बाय लगाया जाता जिसने गिराया है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। बॉक्सर ने गिराया है ओपोनेंट को, अपने दुश्मन को, अपने कंपेटिटर को ब्लो के द्वारा, एक सिंगल पंच के द्वारा। अब मुझे बताओ, वर्ब आ गई, उसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ऊपर वाली वर्ब आएगी या नीचे वाली आएगी? भाई ऑब्जेक्ट आ गया तो नीचे वाली आएगी। और वैसे भी गिराने की बात हो रही है तो गिरा देना नीचे वाली वर्ब का ही मीनिंग होता है। अब बॉक्सर के साथ में अगर ये वर्ब लगाएं तो इसकी V2 क्या होती है? फेल्ट। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए फेल्ट। समझे? फेल हिज ओपोनेंट गलत हो जाएगा। बॉक्सर फेल का मतलब है बॉक्सर गिर गया, बॉक्सर गिर गया, उसका ओपोनेंट एक सिंगल ब्लो में। समझ नहीं आया ना मतलब? तो गिरा दिया अपने ओपोनेंट को एक सिंगल ब्लो में, तो ही फेल हिज ओपोनेंट विद अ सिंगल ब्लो। तो इस तरीके से आपको फेल का फेल्ड बनाना है, V2 बनानी है। V1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि फेल्स होता, बॉक्सर के लिए सिंगुलर आता तो फिर फेल्स आता, वो भी नहीं लग रहा है ना। V1 भी नहीं होगा, V2 ही होगा। चलो, द टीम रेस्क्यूड द बॉय हु फेल्ड इनटू द रिवर। टीम ने रेस्क्यू किया उस बच्चे को, नदी में गिर गया था। लड़का नदी में गिर गया था, गिर गया था। हु फेल इनटू द रिवर, फेल्ड नहीं, फेल इनटू द रिवर, गिर गया था ना भाई। होम्स वर wrecked एंड ट्रीज वर फेल्ड बाय द स्टॉर्म। घर जो है रैक किए गए, तोड़ फोड़ किए गए, डिस्ट्रॉय किए गए, और पेड़ों को गिराया गया स्टॉर्म के द्वारा, तूफान के द्वारा। गिराया गया पैसिव वॉइस में, होम्स वर wrecked एंड ट्रीज वर फेल्ड। भाई गिराने के लिए एक्चुअल में सही बना रखा है, मुझे फॉलन लिखना चाहिए था। अगर मैं ऐसा लिखता ना, ट्रीज वर फॉलन बाय द, तो ये सेंटेंस गलत होता, वही लिखना चाहिए था मुझे। मैंने इसमें एरर किया, खुद ही गलती से सही कर दी। तो ट्रीज वर फॉलन होता तो हम उसको ट्रीज वर फेल्ड लिखते, क्योंकि पेड़ों को गिराया गया है ना। चलिए लास्ट सेंटेंस आप लोग खुद सही करेंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैज़ बीन फॉलन टू मेक वे फॉर द हाईवे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैज़ बीन फॉलन टू मेक वे फॉर द हाईवे। सदाबहार जंगलों को या ट्रॉपिकल जंगलों को गिरा दिया गया है हाईवे का रास्ता बनाने के लिए। चलिए सभी लोग इसको ट्राई दें, कमेंट सेक्शन में डालना। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली अप्रोच करोगे फॉर्मूला के साथ, मेरे ख्याल से इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़े आगे, आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आएगा। आगे कह रहा है जी, द स्टेट रिफ्यूज्ड टू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट इट्स ऑफिशियल्स फोर्सिंग द विलेजर्स टू अप्रोच द मद्रास हाई कोर्ट टू सीक अ CBI या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। कह रहा है जी, स्टेट ने मना कर दिया रजिस्टर करने को एक केस को अपने खुद के पुलिस वालों, रेवेन्यू ऑफिशियल्स और फॉरेस्ट रेंजर्स के खिलाफ। और ये सारा काम जब स्टेट ने किया, ये सारा काम किया फोर्स करते हुए, दबाव बनाते हुए या मजबूर करते हुए इन गांव वालों को कि वो कोर्ट को अप्रोच करें, मद्रास हाई कोर्ट को, और सीख करें, वहाँ से मांगे CBI की इंक्वायरी को पूरे मामले में। ठीक है, स्टेट की वर्ब है रिफ्यूज्ड। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी, द CBI फाइल्ड इट्स चार्जशीट इन 1996 एंड द केस वॉज ट्राइड बाय अ सेशंस कोर्ट इन धर्मपुरी फॉर अनदर 15 ईयर्स। CBI ने फिर फाइल कर दिया अपनी चार्जशीट को 1996 में, और केस जो है ट्राई किया गया एक सेशंस कोर्ट्स के द्वारा, सबसे निचली अदालत के द्वारा, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में अगले 15 सालों तक। CBI की वर्ब है फाइल्ड, केस की वर्ब है वॉज ट्राइड। फाइल्ड यहाँ पे एक्टिव में, वॉज ट्राइड यहाँ पे पैसिव में। फिर क्या हुआ? कह रहे वाइल द विलेजर्स वन एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री एट द ट्रायल कोर्ट इन 2011 दैट कॉन्विक्टेड ऑल द एक्यूज्ड ऑन चार्जेस रेंजिंग फ्रॉम रेप टू एट्रोसिटीज under the SC/ST Act 1989. This order was stayed by the Madras High Court. अब बता रहे कैसे मजाक बनाया गया कानून का। जब 15 साल केस चला, 4 साल बाद तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई पूरे मामले के, फिर 15 साल केस चला। जब 19 साल बीते और विलेजर्स ने जीत लिया एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री को, इन गाँवों ने जीत लिया एक ऐसी जीत को जो अपने आप में बेमिसाल है, अनप्रेसिडेंटेड है। प्रेसिडेंट मतलब मिसाल,
अनप्रेसिडेंटेड मतलब बेमिसाल। और ये बेमिसाल जो विक्ट्री मिली इनको ट्रायल्स कोर्ट में 2011 में, जिस कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया, जिस कोर्ट ने दोषी करार कर दिया सारे के सारे अभियुक्तों को, पुलिस वालों को, रेंजर्स को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को, इन चार्जेस पे जो रेंज करते थे यहाँ से यहाँ तक, रेप से लेकर के एट्रोसिटी का, एट्रोसिटी मतलब किसी के ऊपर जुल्म सहना, जुल्म करना, और ये एट्रोसिटी लगती है SC एक्टी वाले एक्ट में। आप अच्छे से इस एक्ट को जानते होंगे, 1989 का एक्ट है। कह रहे जब ये सब कुछ हो गया ना, वाइल द विलेजर्स वॉन द विक्ट्री, ये ऑर्डर जो है विक्ट्री का, इनके कॉन्विक्शन का, इसको स्टे कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। और क्यों लगाई? ऑन अपील्स बाय द ब्यूरोक्रेट्स, इन सभी ब्यूरोक्रेट्स की अपील के द्वारा, इन सभी अफसरों की रिक्वेस्ट के बाद अफसरों ने बोला कि इस सज़ा को भी रोक दो, हम अभी और केस लड़ना चाहते हैं बड़ी अदालतों में जाकर के, तो आप हमारे केस में अभी सज़ा वजह का प्रावधान जो है निकाल दो। समझ गए? विलेजर्स की वर्ब है वन, दैट की वर्ब है कॉन्विक्टेड, कॉन्विक्टेड आया, दैट आया विक्ट्री के लिए, कॉन्विक्ट करना, किसी को दोषी जो है करार देना। अच्छा, ऑर्डर की वर्ब है वॉज स्टेड, स्टे करना ऑर्डर को मतलब ऑर्डर पे सस्पेंशन डालना, उस पर रोक लगाना, उसको टेम्परेरीली उसको जो है कैंसिल कर देना। ब्यूरोक्रेट आप जानते हैं अधिकारियों के लिए यूज़ होता है, सरकारी पावरफुल पब्लिक ऑफिसर्स के लिए या सर्वेंट्स के लिए। कहने को सर्वेंट हैं, होते तो ऑफिसर ही है ना। और इनको मैंड्रिन भी बोलते हैं, ठीक है, मैंड्रिन ब्यूरोक्रेट के लिए जो है अच्छा सिनोनिम है। ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग को देख लेना, मैं डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने और फिर लिख के दिखा रहा हूँ। अगर ये स्पेलिंग जो है आपने लिख करके नहीं देखी तो ये स्पेलिंग ज़िंदगी भर कभी लिख ही नहीं पाओगे, मतलब सही नहीं लिख पाओगे। तो स्पेलिंग लिख देता हूँ, पहले लिखेंगे ब्यूरो, BU, ऐसे लिख दो ब्यूरो, ऐसे नहीं है, BUREAU, ये होता है ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब होता है जी मेज, टेबल, जिसके पीछे अधिकारी बैठता है ना अपनी टेबल के, चेयर लगा के, उस मेज को, टेबल को बोलते हैं ब्यूरो। और इसके आगे आप क्या लगाते हैं? क्रैट। क्रैट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो इस चीज़ को फॉलो करे, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, है ना। तो ये ब्यूरो को फॉलो करता है, टेबल के पीछे बैठता है, सरकारी अधिकारी है, पावरफुल ऑफिसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग को देख लेना, आज के क्विज में पूछी गई है। ये जब मैं पावरफुल बोल रहा हूँ तो कुछ इंस्पायर मत हो जाना ब्यूरोक्रेट से। ये पहले हुआ करती थी पावर्स, अब ख़त्म हो गई हैं, प्राइवेट नौकरी की तरह ही जॉब हो गई है सरकारी। मैं खुद भी एक ब्यूरोक्रेट हूँ। पावर का मिसयूज़ अब बिल्कुल नहीं हो सकता, और हर आम आदमी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और जो वकील की पहुँच रखता है, उसको आज की डेट में किसी ब्यूरोक्रेट के द्वारा सताना भी बहुत मुश्किल है ना। तो ये पुरानी बातें हैं, 30 साल 20 साल पुरानी, पिछले 10 साल में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। तो सरकारी नौकरी इस चक्कर में मत करना, पावर कुछ नहीं है, अब सिर्फ काम करना है। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द DMK एंड द AIADMK चोज टू प्रोटेक्ट देयर ब्यूरोक्रेट्स। एक के बाद एक आने वाली जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी DMK और AIDMK के अंडर में, उन्होंने चूज़ किया कि वो प्रोटेक्ट करें, महफूज करें, हिफाजत करें अपने इन अफसरों की, इन हैवान अफसरों की जिन्होंने इस गांव में उत्पात मचाया था। स्टेट गवर्नमेंट्स इनको बचाती रही, गवर्नमेंट्स की वर्ब है चोज। कह रहे जी एट ए टाइम व्हेन द जुडिशरी हैज़ बीन एट ऑड्स विद द गवर्नमेंट over attempts to maintain the autonomy of the three branches of governance, the High Court's judgment upholding the trials court's conviction warns an elected government। लंबा सेंटेंस है लेकिन बड़ा आसान है ये, देखो पीस बाय पीस पढ़ेंगे। एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, कौन से वक्त पे भाई? जब जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो रह रही है, हैज़ बिन, वो रह रही है एट ऑड्स विद। एट ऑड्स विद का मतलब मुकाबले में या आमने सामने, कॉन्फ्लिक्ट में होना, डिसएग्रीमेंट में होना। ऐसे एक वक्त पे जब न्यायपालिका पूरे तरीके से आमने सामने है, डिसएग्रीमेंट में है सरकार के साथ में, और किस चीज़ को लेकर के, ओवर लगा के बता रहा है उस चीज़ का नाम, उन अटेम्प्ट्स को लेकर के जो है मेंटेन करने के, ऑटोनॉमी को बनाए रखने के, आज़ादी को, तीनों ब्रांचेस की हमारी गवर्नेंस के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के। तो ऐसे एक वक्त पे जब कोर्ट जो है सरकार के सामने आज खड़ी है कि देश की तीनों जो डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स हैं उनकी ऑटोनॉमी को हम बनाएंगे, बना के रखेंगे, ऐसे वक्त पे ना हाई कोर्ट का जो ये काम है जजमेंट देने का, जो वो जजमेंट जो अपहोल्ड करती है, बना के रखती है 2011 के ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन को, उसके दोष सिद्धि को, है ना, कन्विक्शन को। कह रहे ये जो जजमेंट है ना, ये वार्न करती है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, चुनी हुई सरकार को, एक जो है धमकी देती है, वार्न करती है, चेतावनी देती है। और क्या चेतावनी है?
दैट इट कैन नॉट रूल विद इम्प्यूनिटी, कि कोई भी चुनी हुई सरकार इम्प्यूनिटी के साथ रूल नहीं कर सकती। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है एग्जेम्पशन फॉर पनिशमेंट, काम को करने से पहले ही आपको छूट मिली हुई है, आपको पता है मैं गलत कर दूंगा तो भी मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो यही बता रही है कोर्ट कि हम खड़े हैं ऐसी सरकारों के सामने जो इम्प्यूनिटी से रूल करती हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप जितना भी गलत काम करोगे देर सवेर पकड़ के आपको बताएंगे और उसकी सज़ा आपको देंगे। जुडिशरी की वर्ब है हैज़ बिन, जजमेंट की वर्ब है वॉन्स, इट की वर्ब है कैन नॉट रूल। इम्प्यूनिटी का मतलब समझते हैं आप, है ना, एग्जेम्पशन फॉर पनिशमेंट। कह रहा है एंड वाइल द SC/ST लॉ हैज़ ऑफ्टन बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग इनइफेक्टिव, वचाती इज़ अ रेयर इंस्टेंस वेर इट सर्व्ड इट्स पर्पस। और कह रहे हैं जहाँ ये SC/ST लॉ जो है, एट्रोसिटी एक्ट जो है, अक्सर वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है बेअसर होने के लिए, इनइफेक्टिव होने के लिए। ऐसा ही होता है अक्सर, इस लॉ को बहुत मिसयूज़ भी किया जाता है ना। कोई नॉन SC/ST कम्युनिटी का जो मेंबर है उसके खिलाफ करने के लिए, है ना, अपना जवाबी हमला देने के लिए ये लॉ लगाया जाता है। कह रहे हैं अक्सर जो कि ये लॉ जो है जो बड़ा बदनाम है, ये एक बड़ा अच्छा इंस्टेंस है, रेयर इंस्टेंस है, जहाँ पे इस लॉ ने सर्व किया है अपने पर्पज़ को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया है। इस लॉ की वजह से ही इन पुलिस वालों को और सबको सजाएं सुनाई गई। लॉ की वर्ब है हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड पैसिव वॉइस में, बचाते की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है हैज़ सर्व्ड। कह रहे जी द जजमेंट इज ऑल्सो अ पिवटल मोमेंट इन द लॉन्ग बैटल फॉर आदिवासी राइट्स। कह रहे जजमेंट भी अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंटल, एक पिवटल मोमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिव मोमेंट है उस लॉन्ग बैटल में, उस लंबी बैटल में जो है आदिवासी राइट्स की, समझ गए, ट्राइबल्स के अधिकारों की। जजमेंट की वर्ब है इस, पिवटल, कंड्यूसिव, इंस्ट्रूमेंटल, हेल्पफुल, है ना। इट विल बी रिमेंबर्ड एज अ केस where despite India's stark inequities, the convergence of an alert civil society, committed lawyers, and independent judiciary, and the resolve of victims seeking justice could still work. कह रहे जी ये याद रखा जाएगा, जजमेंट इट विल बी रिमेंबर्ड एक ऐसे केस के तौर पे जहां बावजूद इंडिया की स्टार्क इनइक्विटीज़ के, इनइक्विटी मतलब असमानता, स्टार्क का मतलब होता है प्लेन, क्लियर एंड ग्लूमी। ये ऐसा केस है जो याद रखा जाएगा कि एक ऐसा भारत जहाँ पे साफ तौर पे, प्लेन तौर पे, डिसअपॉइंटिंग तौर पे, स्टार्क तौर पे बहुत सारी असमानताएं हैं, उसके बावजूद जो कन्वर्जेंस है, जो मिलने का काम है, सहयोग करने का काम है इन सभी स्टेक होल्डर्स का, एक अलर्ट सिविल सोसाइटी का, एक कमिटेड लॉयर्स की कम्युनिटी का, लॉयर्स जो कमिटेड थे इन आदिवासियों के लिए, एक आज़ाद न्यायपालिका का जिसने आदेश को पास किया, और जो रिजॉल्व था, जो संकल्प था उन विक्टिम्स का जो सीख कर रहे थे जस्टिस को। कह रहे हैं इन सब की जो कन्वर्जेंस है ना, वो आज भी काम कर सकती है, कुड स्टिल वर्क। और क्या वो काम करेगी, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ जुडिशियल सिस्टम टू देयर एडवांटेज। ये वर्क करेगी एक लोकतांत्रिक संविधान को और न्यायिक सिस्टम को अपने एडवांटेज के लिए, अपनी खुद के भले के लिए। समझ पाए? सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा है, लंबा सेंटेंस है, लेकिन इस पूरे आर्टिकल की आत्मा है। तो ये केस इसलिए याद रखा जाएगा, भारत में कितनी भी असमानताएं हों, लेकिन अगर सब मिल जाएं तो राज्य को भी लोग जो है आम आदमी मिलके हरा सकते हैं। इसमें जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल है, सिविल सोसाइटी का भी रोल है, उस विक्टिम का भी रोल है जो जस्टिस मांग रहा है, उन लॉयर्स का भी रोल है जो विक्टिम के साथ में खड़े हैं। ये सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल सिस्टम का ही फ़ायदा उठा करके अपना इंसाफ पा सकते हैं। दे कुड वर्क टू हैव एवरीथिंग टू देयर एडवांटेज। चलिए, इट की वर्ब है विल बी रिमेंबर्ड, कन्वर्जेंस मतलब कोऑपरेशन, इसकी वर्ब है कुड वर्क। रैप अप करेंगे सेशन को। अच्छा आर्टिकल था, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ठीक है, मुश्किल सीखेंगे, पढ़ेंगे तभी अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे रीडिंग को। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेंट्रल थीम क्या है इस आर्टिकल की। 5 चीज़ें बताई गई हैं और शायद पाँचों ही चीज़ें सही भी हों। ये आपको जजमेंट बताती है कि सैंडलवुड की स्मगलिंग कैसे होती थी तमिलनाडु में। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फेलियर को बताने वाला केस है। ये ट्राइबल कम्युनिटी की विक्ट्री पे फोकस करता है जो जस्टिस को सीख कर रही थी। ये करप्शन को दिखाता है जुडिशरी में और गवर्नमेंट में। या ये चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं एंटी स्मगलिंग एजेंसीज के द्वारा तमिलनाडु में, उन चैलेंजेस की बात करता है। तो ये आर्टिकल के अंदर समरी अगर निकालनी हो तो पाँचों में से कौन सा ऑप्शन इसकी समरी बनेगा, जिस्ट बनेगा, थीम बनेगा। कोशिश करना है खुद से, बहुत आसान है, मीनिंग मैंने बता दी है। थीम का मतलब होता है, सेंट्रल थीम का मतलब होता है जिस्ट, ठीक है, समरी। चलिए आइए नेक्स्ट वाले पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो, फर्स्ट कमेंट पे मैंने डाल दिया है, वहाँ से मैच करना।
कह रहा है जी कौन सा इवेंट हुआ सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रायल कोर्ट में 2011 में, जैसा कि पैसेज में बताया गया था। जयललिता ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी, गांव वालों के खिलाफ नए केस लगाए गए, विलेजर्स ने कोर्ट में जाकर के गवाही देने से मना कर दिया, अक्यूज ऑफिशियल्स के खिलाफ केस को डिसमिस कर दिया गया, या कन्विक्शन हुआ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे चार्जेस ऑफ रेप का। रेप के साथ में यहाँ लिख देना एट्रोसिटीज़, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे लगेंगे पांचों ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, खुद से अटैम्प्ट दो, फर्स्ट कमेंट में आंसर है, और अगर मुझे कन्फ्यूजन वाला आंसर लगेगा तो हिंट भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो थर्ड पे आ जाओ। सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं जो जजमेंट को एक पर्टिकुलर इशू पे गाइड करते हैं? तो ये आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, जूरीस वाला वर्ड याद है ना, जूरी वाला वर्ड, वही वाला वर्ड आएगा यहाँ। करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है, ब्यूरोक्रेसी, मैंड्रेन, ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेटिक। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश दो इसको। कॉन्डुइट वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है, ऑफकोर्स ये वर्ब आपको आता है। म्यूनसिपालिटी के वाटर स्टोरेज से आपके घर की स्टोरेज में पानी कैसे आता है? कॉन्डुइट के जरिए ना। तो कॉन्डुइट क्या मतलब है कॉन्डुइट का, है ना। 6वें 7वें 8वें में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिल सकती है इसके आसपास, दूसरी एरर मिलेगी द स्ट्रॉन्ग वर्ड के आसपास या इसकी वजह से, और इनफैक्ट तीसरी एरर भी इसी वर्ड की वजह से ही आपको मिलने वाली है। मुलाकात लेंगे क्लास के कल की क्लास में। एक लाइक और एक शेयर दे देना ज़रूर से। चलिए, अंटिल देन।